जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे। दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप कोई चैनल पर नया है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है झाल विणाई दामा मुरियो है। अरुणाचल की नदियां, कुमाऊं की लद्दाख की पहाड़ी चोटियां, कुमाऊं के वाद्य यंत्र या गढ़वाल के मंदिर। तो दोस्तों इसका सही आंसर ये क्या है? कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। अगला क्वेश्चन, हरेला क्या है? त्योहार, स्थान, फल और सब्जी। तो हरेला दोस्तों सभी को पता है, हरेला क्या है? एक त्योहार है। मोस्टली कुमाऊं क्षेत्र का त्योहार है, लेकिन वर्तमान समय में गढ़वाल क्षेत्र में भी इसका प्रचलन हो गया है। अगला क्वेश्चन, नंदा राजा तीर्थ यात्रा में कसुआ से हेमकुंड तक की दूरी तय की जाती है, वो है यानी नंदा राजात है, उस नंदा राजात में कसुआ से हेमकुंड तक की कितनी दूरी तय की जाती है? 180 किलोमीटर, 220 किलोमीटर, 280 किलोमीटर या 250 किलोमीटर। तो दोस्तों जो नंदा राजात में दूरी तय की जाती है वो कितनी की जाती है? 280 किलोमीटर दूरी तय की जाती है। और जो नंदा राजात होती है वो कौन से जनपद में होती है? चमोली जनपद में होती है। ठीक है। जो प्रथम नंदा राजात यात्रा का आयोजन किया गया था वो लगभग 1905 में किया गया था। कब किया गया था? 1905 में। और ये कहाँ से शुरू होती है? नंदा देवी परिसर से हेमकुंड तक की दूरी हेमकुंड तक जाती है। ठीक है। और कसवा गांव के कुंवरों की अगुवाई में ये नंदा राजात का आयोजन किया जाता है। ठीक है। ये मोस्टली इसके की पॉइंट हैं। दोस्तों जो साइड में की पॉइंट बताता जा रहा हूं उनको ध्यान से सुनते जाओ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो भी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गोचर मेला कब आरंभ किया गया था? 1930 में, 1951 में, 1943 में या 1961 में? तो जो गोचर मेला है, गोचर मेला शुरू किया गया था 1943 में। और तारीख पूछी जाए तो 14 नवंबर 1943 में। ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आप पूछा जा चुका है कि गोचर मेले का शुभारंभ कब किया गया था? 14 नवंबर 1943 में। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया था? नेहरू के। ठीक है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पीटी नेहरू की। उसके बाद किसने शुरू किया था? एक प्रश्न ये भी बनता है कि गोचर मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो जो कमिश्नर था, कमिश्नर वर्नेडी ने। किसने किया था? कमिश्नर वर्नेडी ने क्या किया था? गोचर मेले का शुभारंभ किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ मासी मेला लगता है। जो सोमनाथ का मासी मेला है, सोमनाथ मेला बोलो या मासी मेला बोलो, वो कहाँ पे लगता है? अब ये ऑप्शन सारे कोई भी मार देगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान में। तो ये जाहिर सी बात है कि जो मासी मेला है वो कहाँ लगता है? उत्तराखंड में लगता है। और अगर हम इसको पर्टिकुलर देखें तो जो सोमनाथ या मासी मेला है वो अल्मोड़ा में लगता है। कहाँ पे? अल्मोड़ा के चौखुटिया में लगता है। अल्मोड़ा के चौखुटिया में मासी मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? अल्मोड़ा के चौखुटिया में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नंदा राजात यात्रा आयोजित की जाती है 6 वर्ष में, 5 वर्ष में, 10 वर्ष में या 12 वर्ष में? तो जो नंदा राजात यात्रा है वो कितने वर्ष में होती है? 12 वर्ष में। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि कसवा गांव से और हेमकुंड तक की दूरी कितनी है? 280 किलोमीटर। ठीक है। कि कसवा गांव के कोहरू की अगुवाई में होता है। पहली जो नंदा राजात यात्रा थी, पहली नंदा राजात यात्रा का आयोजन किया गया था 1905 में किया गया था। ठीक है। और नंदा देवी परिसर से कहां तक होती है ये? हेमकुंड साहिब तक। ठीक है। हेमकुंड साहिब तक होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया, वो है? देखो दोस्तों ये क्वेश्चन 1884 में प्रथम रेल आई थी। 1882 में बहुत जगह है कि 1882 में इसका कार्य शुरू किया गया था। ठीक है। 1882 में कार्य शुरू किया गया था और 1884 में पूर्ण हुआ था। यानी प्रथम जो रेल आई थी 1884 में आई थी। तो वो रेल लाइन कौन सी है? लक्सर हरिद्वार की, हरिद्वार ऋषिकेश की, किच्छा काठगोदाम की, हरिद्वार देहरादून की? तो दोस्तों जो प्रथम रेल लाइन थी वो कौन सी थी? किच्छा काठगोदाम की। और 1882 में इसका कार्य शुरू किया गया था। 1884 में इसकी प्रथम रेल क्या हुई थी? रेल शुरू की गई थी। और इसकी बड़ी रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था 1994 में। ये क्वेश्चन ही पूछा गया है कि किच्छा काठगोदाम में बड़ी रेलवे लाइन का निर्माण कब किया गया? तो 1994 में किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे।
जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? जगवाल फिल्म किस भाषा में? कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी या हिंदी? तो दोस्तों जो जगवाल फिल्म है, जगवाल फिल्म किस भाषा की है? गढ़वाली भाषा की फिल्म है, ठीक है। और जो जगवाल फिल्म बनी थी, प्रथम गढ़वाली फिल्म है, कब बनी थी? 1983 में बनी थी प्रथम गढ़वाली फिल्म। अगर क्वेश्चन बनता है कि प्रथम गढ़वाली फिल्म कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा जगवाल फिल्म। कब बनी थी? 1983 में। इसके नायक और नायिका कौन थे? पारेश्वर गौड़ इसके नायक थे, पारेश्वर गौड़ इसके नायक थे। और जो कुसुम बिष्ट थी, कुसुम बिष्ट इसकी क्या थी? नायिका थी। कुसुम बिष्ट क्या थी? इसकी नायिका थी, ठीक है। प्रथम फिल्म जगवाल कब बनी? 1983 में। इसके नायक कौन थे? पारेश्वर गौड़। और इसकी नायिका कौन थी? कुसुम बिष्ट थी, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, मेगा आ किस भाषा की फिल्म है? हरियाणवी, गढ़वाली, कुमाऊनी या बंगाली? तो दोस्तों जो मेगा आ है कुमाऊनी भाषा की फिल्म है। कौन सी फिल्म है? कुमाऊनी भाषा की। और याद रखना जो कुमाऊनी क्वेश्चन पहले काफी बार पूछा जा चुका है कि कुमाऊनी भाषा की प्रथम फिल्म है, तो कुमाऊनी भाषा की प्रथम फिल्म भी कौन सी है? मेगा आ है। कौन सी है? मेगा आ। और कब बनी थी? 1997 में बनी थी। कब बनी थी? 1997 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर की जाती है? तो जो कैलाश मानसरोवर मिलम से, दारमा से, लिपुलेख से या किंगरी बिंगरी दर्रा से, ठीक है। तो जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो कहां से जाती है? लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है। और जो लिपुलेख दर्रा किसके मध्य है? पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य स्थित है। पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य स्थित है। और इसके अलावा पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य कौन कौन से दर्रे हैं? लिपुलेख है, गूंजी है, दारमा है, नवधुरा है, मनस्या है, लंफिया है, ऊंटा है, जयंती है। ये लिपुलेख, ये दर्रे कहाँ है? पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य स्थित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित है? यानी सबसे कम शिक्षा किस जनपद में है? चमोली में, देहरादून में, नैनीताल में या उधम सिंह नगर में? तो दोस्तों जो सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है उत्तराखंड का वो कौन सा है? उधम सिंह नगर है। कौन सा है? उधम सिंह नगर। और जो सबसे अधिक है वो सबसे अधिक कौन सा है? देहरादून है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2011 के अनुसार राज्य का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनपद है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? अल्मोड़ा, देहरादून, उधम सिंह नगर या हरिद्वार? तो जो सबसे क्या है, सबसे ज्यादा पूछ रहा, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनपद है वो कौन सा है? हरिद्वार। और हरिद्वार के बाद अगर हम बात करें तो हरिद्वार के बाद कौन है? देहरादून। देहरादून के बाद कौन सा है? उत्तरकाशी, ये उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर के बाद बात करें अगर हम तो नैनीताल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2010-11 होना था, इसने यहाँ पे टाइपिंग मिसप्रिंट है। 2010-11 के दौरान निम्न में से किस जिले का जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहा? अल्मोड़ा का, चमोली का, पिथौरागढ़ का और नैनीताल का? तो दोस्तों ऋणात्मक रहा किसका? अल्मोड़ा का, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक किसका रहा? अल्मोड़ा का जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहा। अगला क्वेश्चन, 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद है। अभी मैंने आपको बताया उत्तरकाशी, नैनीताल, पौड़ी या देहरादून। तो अभी सबसे साक्षर जनपद कौन है? देहरादून है। और सबसे कम कौन सा है? उधम सिंह नगर है। उधम सिंह नगर क्या है? सबसे कम साक्षर जनपद है। अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता में सबसे आगे कौन सा जनपद है? रुद्रप्रयाग जनपद है। पुरुष साक्षरता में सबसे आगे कौन सा जनपद है? पुरुष साक्षरता में रुद्रप्रयाग। और महिला साक्षरता में देहरादून। ओवरऑल में भी देहरादून, सबसे कम उधम सिंह नगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता का प्रतिशत है। साक्षरता 87.40, 78.82 या 83.1% से 59.5%, 83.8 से 59.2 या 83.6 से 59.3%। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता का प्रतिशत है दोस्तों वो कितना है? 87.40 से 40 और 78.82% है, या 27.40 और 78.82% है। अगला क्वेश्चन, 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षर दर है। औसत साक्षर दर कितनी है ओवरऑल? 79.63, 87.40, 78.82% या 75.80%। तो जो ओवरऑल औसत साक्षरता परसेंट है 2011 के अनुसार वो कितनी है? 78.82% है। अगला क्वेश्चन,
2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है? अल्मोड़ा, पौड़ी, रुद्रप्रयाग या पिथौरागढ़? तो जो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है वो कौन सा है? अल्मोड़ा। और यहाँ की जो लिंग अनुपात है वो कितना है? 1139। कितना है? 11। सबसे कम कौन सा है? हरिद्वार। जो सबसे कम ये लिंग अनुपात वाला जनपद है, वो सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद कहाँ पे है? वो है हरिद्वार में। कहाँ पे है? हरिद्वार में। और हरिद्वार का लिंग अनुपात कितना है? 800, लगभग 865। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2011 के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद है? वही क्वेश्चन आ गया, अभी बताया मैंने आपको। हरिद्वार सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद है और 865 इसके है। सबसे ज्यादा कौन है? अल्मोड़ा है, जिसका 1139 है। 1139 लगभग है। अगला क्वेश्चन, थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं देहरादून में, पिथौरागढ़ में, उधम सिंह नगर में या चमोली में? तो जो थारू लोग हैं, थारू लोग अधिकांशतः निवास कहाँ करते हैं? उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर के भी कहाँ? खट्टीमा, सितारगंज वाले क्षेत्र में निवास कर पाए जाते हैं। ये सितारगंज वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और जो थारू है वो कुमाऊं की भी सबसे बड़ी जनजाति है और उत्तराखंड की भी क्या है? सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है। उत्तराखंड की अगर क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू और कुमाऊं की भी सबसे बड़ी जनजाति वो भी कौन है? थारू है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे थारू शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? अगर दोस्तों इससे पहले जनजाति वाले वीडियो बने हैं, जिसने नहीं देखा, सारे जनजातियों के वीडियो स्पेशल वीडियो बने हैं, आप जाकर के देख सकते हो। तो जो थारू लोग हैं शोक पर्व के रूप में किस त्योहार को मनाते हैं? होली को, दीपावली को, दशहरा को या नागपंचमी को? तो जो थारू लोग हैं वो थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं किसको? दीपावली को। दीपावली के त्योहार को थारू लोग क्या मनाते हैं? शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन देहरादून में अधिक संख्या में है? भोटिया, जौनसारी, बोक्सा या थारू? तो अधिक जनसंख्या में देहरादून में कौन है? जौनसारी लोग पाए जाते हैं। ठीक है। और गढ़वाल की जो सबसे बड़ी जनजाति है, गढ़वाल की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो भी कौन सी है? जौनसारी जनजाति है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जनजाति के लोग कन्या पक्ष वर पक्ष के घर बारात लेके जाती है? वो जौनसारी लोग। मात्र बहुपति विवाह और मात्र बहुपति विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? वो भी किस में है? जौनसारी जनजाति में है। अगला क्वेश्चन, चीन युद्ध 1962 से पूर्व कौन जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? भूटिया, राजी, जौनसारी या बोक्सा? तो जो 1962 युद्ध से पहले चीन के साथ व्यापार करते थे वो कौन से लोग थे? भूटिया। और चीन के किन लोगों के साथ करते थे? हुनिया लोगों के साथ। इससे पहले एक क्वेश्चन आ रखा है कि 1962 युद्ध से पहले भूटिया लोग किससे व्यापार करते थे? तो हुनिया लोगों के साथ व्यापार करते थे। ठीक है। किसके साथ करते थे? हुनिया लोगों के साथ व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों फटाफट इसलिए निपटा रहा हूं कि आपका रिवीजन है ये फटाफट। बस वीडियो के अंत तक बने रहे और जो वीडियो के अंत तक बना रहेगा मुझे कमेंट जरूर करना। किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? जो ऋतु प्रवास की व्यवस्था है वो किस जनजाति में है? थारू में, भोटिया में, बोक्सा में या राजी में? तो जो ऋतु प्रवास देखने को मिलता है वो किस में मिलता है? भोटिया जनजाति में मिलता है। ऋतु प्रवास के अनुसार क्या है इनका कि जो इनका शीतकालीन आवास होता है, शीतकालीन अवकाश इनका कहलाता है मुंसा। क्या कहलाता है? मुंसा। जो मेरे साथ पहले से बने हुए उनको पता है कि मैं इसको डीपली बता चुका हूँ एक एक जनजाति को। और जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है, ग्रीष्मकालीन अवकाश क्या कहलाता है? इनका मैथ कहलाता है। ये प्रश्न अलग अलग पूछे जा चुके हैं कि भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन अवकाश कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा मुंसा। और ग्रीष्मकालीन अवकाश कहलाता है, आंसर हो जाएगा मैथ। ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि शादी के अवसर पर भोटिया लोग कौन सा नृत्य करते हैं। ठीक है। शादी के अवसर पर भोटिया लोग कौन सा नृत्य करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? जो खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में? जौनसारी में, बोक्सा में, भोटिया में या थारू में? तो जो खुमरी नामक राजनीतिक संस्था है वो राजनीतिक संस्था पाई जाती है किस में? जौनसारी जनजाति में। किस जनजाति में पाई जाती है? जौनसारी जनजाति में। क्या पाई जाती है? खुमरी। और जो खुमरी का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? ग्राम श्याणा कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्राम श्याणा। ठीक है। यानी खुमरी समिति होती है जौनसारी जनजाति में और इनका मुखिया कहलाता है ग्राम श्याणा कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाशु, महाशिव। ठीक है। निम्न में से किस जनजाति के देवता? जो महाशु देवता है वो किस जनजाति का है? जौनसारी का, बोक्सा का, भोटिया का या जाट का? तो जो महाशु देवता है, महाशु देवता मुख्य रूप से किस जनजाति का है? जौनसारी जनजाति के हैं। ठीक है। और महाशु जो जागड़ा का त्योहार मनाया जाता है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? जागड़ा का जौनसारी जाति के द्वारा। और जागड़ा के त्योहार में जौनसारी लोग क्या करते हैं? महाशु देवता की डोली को टोंस नदी में ले जाकर के स्नान कराते हैं।
ठीक है, तो जागड़ा का त्योहार क्या हो गए, जौनसारी जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हनोल निम्न में से किस जनजाति समाज का मुख्य तीर्थ स्थान है? जो हनोल है, राज्य का, भोटिया का, थारू का या जौनसारी का? तो जो हनोल है, हनोल किस जनजाति से संबंधित है? आपका जौनसारी जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में रेलवे का कौन सा अंतिम स्टेशन गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है? कौन सा रेलवे स्टेशन इनमें ऐसा है जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के लिए उपयोगी है? टनकपुर, रामनगर, कोटद्वार या ऋषिकेश? तो इन दोनों के लिए जो उपयोगी रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? रामनगर रेलवे स्टेशन है। कौन सा है? रामनगर रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में मोटर यात्रा योग्य कंडी मार्ग का खुलना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफी हद तक कम कर देगा। यानी जो कंडी मार्ग है वो कंडी मार्ग किसकी यात्रा को कम करेगा? रामनगर एवं हरिद्वार के मध्य की, हल्द्वानी एवं धारचूला के मध्य की, ऋषिकेश से गंगोत्री के मध्य की या दिल्ली एवं देहरादून के मध्य की? तो दोस्तों याद रखना, जो कंडी मार्ग है, कंडी मार्ग किसके मध्य की दूरी कम करेगा? रामनगर से हरिद्वार के मध्य की दूरी कम करेगा। और जो यहाँ तक देख रहा है वो मुझे ये जरूर बताना कि जो कंडी मार्ग है किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर गुजरता है? जो कंडी राजमार्ग है, ध्यान से सुन लो, कंडी राजमार्ग किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर गुजरता है? अगला क्वेश्चन, प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना की क्रियान्वित किया जा रहा है। जो हिमालयन राजमार्ग परियोजना है वो कहाँ पर क्रियान्वित किया जा रहा है? मुनस्यारी से माणा तक, पांगू से पुरोला तक, लोहाघाट से त्यूनी तक या इनमें से कोई नहीं? तो जो हिमालयन राजमार्ग है, हिमालयन राजमार्ग कहाँ? लोहाघाट से त्यूनी तक लागू क्रियान्वित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? 5, 7, 9 या 14? तो राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? 9 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर 58, 72, 94 या 109? इन ऑप्शनों के हिसाब से आंसर हो जाएगा 58 पर स्थित है, लेकिन वर्तमान में 58 का नाम बदल कर किया गया है NH7। कितना किया गया है? NH7। और मुझे ये जरूर बताना कि पहले NH7 किन दो महानगरों को जोड़ता था। अगला क्वेश्चन, जोशियारा में धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है। जो जोशियारा में धरासू तक विद्युत परियोजना है 16 किलोमीटर, वो किस नदी पर है? धौली गंगा पर, शारदा नदी पर, भागीरथी नदी पर या अलकनंदा नदी पर? तो वो किस पे है? भागीरथी नदी पर स्थित है। किस पे नदी पे है? भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि है? यानी भारत ने किस देश के साथ महाकाली नदी संधि किया है? पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ और नेपाल के साथ। तो भारत ने किस देश के साथ किया है? नेपाल के साथ महाकाली नदी संधि की है। ठीक है, किसके साथ की है? नेपाल के साथ की है। अगला क्वेश्चन, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? जो कोटेश्वर बांध का निर्माण है अलकनंदा पर, धौली गंगा पर, बिरही गंगा पर या भागीरथी पर? तो जो कोटेश्वर बांध का निर्माण है, कोटेश्वर बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से देश में पहली आईटी हिंदी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो देश में जो प्रथम आईटी हिंदी प्रयोगशाला स्थापित की गई, नैनीताल में, उत्तरकाशी में, देहरादून में या अल्मोड़ा में? तो दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से आईटी हिंदी प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है, वो हिंदी प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित की जा रही है? आपके नैनीताल में स्थापित की जा रही है। कहाँ पे स्थापित की जा रही है? नैनीताल में स्थापित की जा रही है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था? मेलों के द्वारा, प्रदर्शनियों के द्वारा, मध्यस्थों के द्वारा या उपयुक्त सभी की? तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी के द्वारा राज्य में स्वतंत्रता से पहले क्या किया जाता था? व्यापार किया जाता था। अगला क्वेश्चन, राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, मैं इससे पहले ये सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ डीपली। राज्य में कागज का जो सबसे बड़ा कारखाना है वो कहाँ पे? लाल कुआं में, खटीमा में, चक्राता में या हरिद्वार में? तो राज्य में जो सबसे बड़ा कागज का कारखाना है वो कहाँ पे है? लाल कुआं में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय कौन सा वित्त आयोग था? 11वां वित्त आयोग राज्य को दर्जा दिया था। गरीब पहाड़ी राज्य का,
अविकसित राज्य का, विशेष वर्ग का राज्य या उपयुक्त सभी। तो किस राज्य का दर्जा दिया था इसने? विशेष राज्य का दर्जा दिया था। और इससे पहले एक प्रश्न ये बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग के द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर भी यहीं पे है कि किस वित्त आयोग के द्वारा? 11वें वित्त आयोग के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, राज्य में सिल्क पार्क की स्थापना की जा रही है। जो राज्य में सिल्क पार्क है उस सिल्क पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? रुद्रपुर में, रुड़की में, देहरादून में या हल्द्वानी में? तो जो राज्य में सिल्क पार्क की स्थापना की जा रही है वो कहाँ पे की जा रही है? आपके देहरादून में स्थापित की जा रही है। अगला क्वेश्चन, राज्य में शिल्प उत्पादों को दूसरे राज्यों में किस ब्रांड के नाम से बेचा जाए? राज्य के शिल्प उत्पादों को किस नाम से बेचा जाता है? सिंपल भाषा में, हिमवंत ब्रांड, देवभूमि ब्रांड, हिमाद्री ब्रांड या चार धाम ब्रांड? तो किस नाम से बेचा जाता है? हिमाद्री ब्रांड के नाम से राज्य के शिल्प उत्पादों को अन्य राज्यों में बेचा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक कोरोना की महामारी में घर के अंदर बने रहें, घर से बाहर ना निकलें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।